नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। देखो आज हम कक्षा 10वीं का पाठ देखने जा रहे रीढ़ की हड्डी। अभी ये जो रीढ़ की हड्डी यानी हमारी जो एक महत्वपूर्ण शरीर है, शरीर में जो महत्वपूर्ण हड्डी होती है उसे रीढ़ कहते हैं। और इस पाठ के जो लेखक है, इस पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। और ये जगदीश चंद्र माथुर ने समाज में जो नारी का महत्व बताने की कोशिश की। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय। इनका जन्म हुआ सन 1917 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु हो गई सन 1978 में। और ये परिचय में जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। जैसे एक बात बताया गया कि जो अलग अलग तरह का साहित्य है और हमारा हिंदी जो साहित्य है, हिंदी साहित्य के वरिष्ठ साहित्यकार कहकर इनका परिचय दिया गया है। इसके साथ साथ इन्होंने हिंदी के जो अलग अलग प्रकार की लोकप्रिय कहानियां भी बनाई है और प्रसिद्ध नाटककार के रूप में भी यह मशहूर है, प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख कृतियां है कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि, ये इनकी प्रमुख कृतियां है। लेकिन इस प्रस्तुत पाठ संबंधी उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, तो देखो प्रस्तुत एकांकिका में जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व दिखाने की कोशिश की। और यह जो प्रस्तुत पाठ है एक एकांकिका है और इस एकांकिका में उन्होंने समाज में जो स्त्री को अलग तरह का दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन इन्होंने जो स्त्री का महत्व बताने की कोशिश की है। और एक पढ़ी लिखी स्त्री अपना परिवार, अपने परिवार के साथ साथ समाज में वो अपना एक उच्च पद किस तरह से हासिल कर लेती है, यह यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। और समाज में अलग प्रकार के विचार करने वाले जो लोग हैं, नारी, सिर्फ नारी को दुय्यम दर्जा देना अथवा नारी को तुच्छ मानना, ऐसे जो विचार करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों पर उन्होंने एक कड़क प्रहार करने की कोशिश की है। उन्हें समझाने की कोशिश की गई है कि नारी आज समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नारी जब तक अबला है तब तक बात अलग है, लेकिन नारी एक बार अगर सबला बन गई तो वह समाज के लिए कितने अच्छे कार्य कर सकती है, यह हम अलग अलग तरह के महिलाओं का उदाहरण लेकर देख सकते हैं। जैसे हमारे देश के एक सबसे पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का उदाहरण ले सकते हैं। अलग अलग तरह की एक महिला है, अंधी होकर भी वो बहुत सारा उन्होंने एक अच्छा कार्य किया। दूसरी बात, अगर हम हमारे महाराष्ट्र की एक महिला होकर चली गई है जो हमारे राष्ट्रपिता के पद तक पहुंची है, प्रतिभाताई पाटिल। ऐसी जो महिला है, ये महिला आज हम देखेंगे कि ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है कि जहां महिला उच्च पद पर नहीं है। आज हमारी महिला जिला अधिकारी महिला है, पुलिस अफसर महिला है, रेल में महिला है, हवाई जहाज में हमें महिला देखने के लिए मिल रही है। कौन से भी क्षेत्र में चले जाओ वह हमें महिला एक अच्छे पद तक पहुंची हुई दिखाई देती है। इसीलिए यह जो जगदीश चंद्र माथुर जी है, इस जगदीश चंद्र माथुर जी ने महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, यह एक इस पाठ के माध्यम से उन्होंने हमें अथवा इस एकांकिका के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश की है। देखो मैं पहले कहा था कि एक एकांकिका है यह, और ये एकांकिका में पात्र परिचय हम देख लेंगे। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण पात्र है स्त्री का, जो उमा। और इस उमा एक सुशिक्षित युवती है। यह जो राम स्वरूप है, दूसरा पात्र है राम स्वरूप, यह उमा के पिताजी है। तीसरा पात्र है प्रेमा, यह उमा की माँ है। और चौथा पात्र है शंकर, एक युवक है। और ये गोपाल प्रसाद है, शंकर के पिता। देखो प्रस्तुत, और दूसरी बात है एक यहाँ पर रतन नाम का एक व्यक्ति है, वो है ये जो राम स्वरूप है, राम स्वरूप का नौकर। और ये जो पात्र है, इस पात्र पर ही पूरा आधारित ये एकांकिका हमें देखने के लिए मिल रही है। जैसे यहाँ पर एक बताया गया है कि जो रीढ़हीन व्यक्ति जब हो जाता है तो उसे इतना महत्व नहीं दिया जाता, उसी तरह ये जो राम स्वरूप है और उनकी जो लड़की है उमा, इस उमा को देखने के लिए आया हुआ जो शंकर नाम का लड़का है, अथवा शादी के लिए एक रिश्ता लेकर आए हुए जो गोपाल प्रसाद है, ये गोपाल प्रसाद को ये उमा किस तरह से जवाब देती है, यह हमें इस एकांकिका में देखना है। तो देखो एक कमरा है, पहला दृश्य इस तरह से बताया हुआ, एक कमरा है, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र की है।
पहले दृश्य में यह बताने की कोशिश की गई है, जो जिन महाशय जिस दरवाजे से आ रहे हैं और दरवाजे से आते समय उनकी जो सिर्फ पीठ नजर आ रही है, उनकी उम्र अधेड़ आधी उम्र के व्यक्ति है, एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं, तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ा रखा है। देखो मानो अभी यहाँ जो रामस्वरूप है, रामस्वरूप के यहाँ कोई एक मेहमान आने वाले, अतिथि, और हमारे जो रूढ़ी परंपरा के अनुसार अतिथि को एक ईश्वर समान माना गया, अतिथि देवो भव ऐसा माना गया है। और यह यहाँ पर भी वही बात है कि रामस्वरूप जो व्यक्ति इनके घर मानो कोई मेहमान आ रहे, और मेहमान आने के लिए बैठने का इंतजाम किस तरह से होना चाहिए, उन्हें खान पान किस तरह से करना चाहिए, यह पूरी देखने के लिए रामस्वरूप खुद काम कर रहा है अपने नौकरों के साथ। और बैठने के लिए एक तख्ता, तुम लोगों को तो पता है तख्ता, लकड़ी का तख्ता जो है यह वह उठाकर लेकर आ रहे हैं रामस्वरूप। अभी नौकर से पहली बात करते, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्तों को उधर मोड़ दे। तो एक मालिक है अपने नौकर को इशारा कर रहा है। एक मालिक नौकरों को बात करने का तरीका थोड़ा अलग ही होता है, उसी तरह उस नौकर को कहते अबे धीरे धीरे चल, तख्त का जो मुंह एक बाजू मोड़ ले, उधर तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। और उसी समय वहां पर एक तख्त है, तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। और रतन उसी समय, ये जो नौकर है रतन, बिछा दे साहब। देखो नौकर क्या कह रहा है, यहां बिछा दे का तख्त, ये जो तख्ता है ये बिछा दे के साहब, प्रश्न किया है उसने। तो रामस्वरूप कहते जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहां अक्ल बांट रही तो तू देर से पहुंचाता क्या। देखो नौकर को किस तरह से बात करे वाली, वो कहते जब भगवान अक्ल बांट रहा था, भगवान के दरबार में जब अक्ल बांटी जा रही थी, उस समय तू देर से पहुंचाता क्या, तुझे अक्ल नहीं क्या। ऐसा ये जो रामस्वरूप गुस्से से अपने नौकर को कहते हैं। तो बिछा दू साहब, और यह पसीना किस लिए बहा है। देखो ये रामस्वरूप अपने नौकर को बता रहे कि हमने अभी तक जो पसीना बहा है यह तख्त बिछाने के लिए बाहर लेकर आए ना। और इसीलिए उसे कहा था कि जब भगवान अक्ल दे रहे थे तब तू कहां चला गया था, भगवान अक्ल बांट रहे थे उस समय तू कहां चला गया था। और हमने अभी तक जो तख्त अंदर से बाहर लेकर आ गए, पसीना इतना बहा है, किस लिए बहा है, तख्त बिछाने के लिए तो बहा है, ऐसा अपने नौकर को कहते हैं। तो वो जो नौकर है रतन, देखो क्या कर रहा है, ही मालिक गुस्सा कर रहा है, फिर भी वह क्या कर रहा था, हंस रहा था। और उसी समय वो तख्त बिछाते हैं रामस्वरूप। देखो दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल्दी जा। जो दरी यानी उस पर बिछाने के लिए एक कपड़ा लेकर आ जाते, अथवा वो जो तकिया गद्दी है ये लेकर आ जाते, और उठाकर लाने के बाद उस नौकर को कहते जा बीबी जी के कमरे, बीबी जी यानी ये जो रामस्वरूप की लड़की उमा के कमरे में जा। वो जो उसके जो शौक है अथवा मेहमान लोगों को बताना है हमारी बेटी क्या कर रही है, इसीलिए हारमोनियम लेकर आ। इतना ही नहीं, हारमोनियम के साथ साथ अन्य जो कोई भी साधन है ये साधन उठा कर ले आ। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। रतन अपनी जो बीबी है अथवा जो उमा है, उमा के कमरे में चला जाता है और कुछ चीजें लेकर वापस आ जाता है। और उसी समय ये जो रामस्वरूप और उनकी जो पत्नी है, अभी रामस्वरूप की पत्नी का नाम तो तुम लोगों को पता ही है, प्रेमा, ये दोनों क्या करते, जो तख्त बिछाया हुआ था उस पर वो दरी बिछा देते हैं। और उसी समय वहां पर प्रेमा क्या कहती देखो, लेकिन वह तुम्हारे लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। देखो एक मां अपने बेटी के बारे में बताने की कोशिश कर रही है कि जो प्रेमा है अपने पति को बता रही है तुम्हारी जो ये लाडली बेटी है ना, वहां पर मुंह फुलाए बैठी है। कोई भी लड़की है अगर उसके मन पसंदीदा रिश्ता न आ गया तो थोड़ा निराश होती है। उसी तरह ये उमा की भी क्या हुई थी, अवस्था हुई थी। उमा भी थोड़ा निराश होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। तो उसी समय रामस्वरूप कहते क्या हुआ, क्यों मुंह फुलाए बैठी है, क्या हुआ, प्रश्न कर रहा अपने पत्नी से। तो प्रेमा कहती है तुम्हें तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना।
देखो अपने रूढ़ी परंपरा के अनुसार जब कोई मेहमान देखने के लिए आ जाते तो उस लड़की को ठीक ठाक करके अथवा एक आप अपनी रूढ़ी परंपरा के अनुसार उस लड़की को बाहर लेकर आ जाते। उसी तरह तुम्ही ने तो कहा था उसे ठीक ठाक कर कर बाहर लेकर आना, इसीलिए वो मुंह फुलाए बैठी है अथवा थोड़ा गुस्से में बैठी है। रामस्वरूप, अरे हाँ देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। देखो वो क्या करे, हाँ जरा उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, थोड़ा हिसाब में चले, एक ठीक तरह से चले, सीधा चले। जैसे कोई मेहमान नए इंसान आ गए तो लड़कियों की नजर अपने पैरों के अंगूठे की ओर होना चाहिए, इसी तरह वो अपने बेटी को कह रहे कि थोड़ा करीने से आ जाओ। और ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे है, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। देखो जिस लड़की को देखने के लिए आए हुए जो लोग हैं उन लोगों का तरीका यहां पर बताया गया। वो खुद वकील है, सभा सोसाइटी में चले जाते हैं, लेकिन उनका समाज के में जो महिलाओं की ओर देखने का जो तरीका है थोड़ा अलग है। और वो कहते हैं हमारे घर आने वाली जो बहू है, ये आने वाली बहू ज्यादा पढ़ी लिखी न हो, अगर ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो वो घर के बाहर चली जाएगी, कारोबार कुछ देख लेगी, इसीलिए उन्हें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी। खुद पढ़े लिखे है, खुद एक बहुत बड़े बैरिस्टर है, वकील है, सभा सोसाइटी कर लेते, लेकिन उनका जो लड़कियों के बारे में सोचना कैसा था, थोड़ा अलग था। इसीलिए उनके जो रामस्वरूप है, रामस्वरूप ने अपनी बेटी से कहा था कि थोड़ा करीना से आ जाए, तो थोड़ा एक हिसाब में चलिए। तो प्रेमा उसी तरह कहती है, यानी ये जो रमा है, रमा की मां कहती है, प्रेमा कहती है लड़का। उन लोगों की यह सोच है कि लड़की पढ़ी लिखी न हो, लेकिन लड़का तो पढ़ा लिखा है क्या, ऐसा उसे कहने का मतलब है। तो रामस्वरूप कहते बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। देखो यार रामस्वरूप कहते बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, बाप से बेटा सवाई। अब तो जैसे हमारे हिंदी में अलग अलग प्रकार की कहावतें हैं कि बाप से बेटा सवाई, यानी बाप अगर शेर है तो उससे बढ़कर बेटा है। इतने अच्छे परिवार वाले लोग हैं। और बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। देखो ये जो रामस्वरूप है अपनी पत्नी को बता रहा था, जो लड़का हमारी बेटी को देखने के लिए आ रहा है, बीएससी की है और बीएससी के बाद जो मेडिकल की पढ़ाई लखनऊ में ही कर रहा है, और कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं मजबूरी है। देखो वो कह रहा है कि क्या करूं, शादी एक मेरे लिए मजबूरी है। ऐसी लड़की की सोच है, ऐसा वो बता रहे कि शादी की बात दूसरी है। वो बेटा कहता है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पढ़ाई है। तो उसी समय रतन नौकर है या नौकर वहां पर आ जाता है और कहता है बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज में। ये नौकर अपनी मालिक को कहता है बाबूजी बाबूजी, थोड़ी धीमी आवाज में कह रहा है। क्या? रामस्वरूप दरवाजे के बाहर झांक कर देखते हैं। जब नौकर आवाज दे रहा था और नौकर आवाज दे रहा है तो उसी समय ये जो बाबूजी है दरवाजे के बाहर झांक कर आता, बाहर आकर देख रहे, अरे प्रेमा वे आ भी गए। देखो अपनी पत्नी को कह रहे, देखो प्रेमा वो मेहमान लोग आ गए जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जिस मेहमान के लिए हम इतना जो इंतजाम किया गया वो मेहमान आ गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। देखो ये उमा है, ये उमा शादी के लिए तो तैयार नहीं है, पहले ही मुंह फुलाए बैठी है। लेकिन ये जो रामस्वरूप है उसके पत्नी को कह रहा है कि तुम उमा को समझा देना, जो मेहमान आए हुए हैं उनके लिए थोड़ा गीत गाकर बताना, गा देना मेहमानों से। हाँ हाँ आइए आइए। देखो मेहमानों का स्वागत किस तरह से किया जाता है। हमारे घर भी आए हुए जो मेहमान है उन मेहमानों का स्वागत भी हमने हंसकर करना चाहिए। अगर उन मेहमानों का स्वागत हमने गुस्से गुस्से किया अथवा जो नाक मुंह मरोड़ कर किया तो आने वाला जो मेहमान है ये खुशी से हमारे घर में बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता। मैंने पहले कहा था जो अतिथि है एक ईश्वर के समान है। हमारी जो रूढ़ी परंपरा है अथवा हमारे जो अपने अपने जो धर्म है, इस धर्म में अतिथि देवो भव ऐसा माना गया।
जो मेहमान है, इस मेहमान को एक भगवान का दर्जा दिया गया है। और इसीलिए ये जो राम स्वरूप आए हुए मेहमान का हंसते हंसते स्वागत करते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। उसी समय देखो, ये जो बाबू गोपाल प्रसाद है, जो रमा को देखने के लिए आए हुए जो इंसान है, मेहमान है, ये वहां घर में बैठते हैं, वो भी थोड़ा हंसते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। देखिए जो राम स्वरूप है, राम स्वरूप बाबू गोपाल प्रसाद से कहते हैं, हमारा मकान ढूंढने में, पता ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई है। बात करने का तरीका किस तरह का होना चाहिए? इसी तरह का होना चाहिए। जब आए हुए मेहमान है, आए हुए मेहमान का हंसते हंसते स्वागत किया। जब वो मेहमान है बैठ गए, बैठने के बाद उन्हें इतना कहा गया कि हमारा मकान ढूंढने के लिए अथवा हमारा घर ढूंढने के लिए कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। तो गोपाल प्रसाद थोड़ा खंकार कर क्या कहते, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। देखो यहाँ प्रश्नार्थक चिन्ह है। और ये जो गोपाल प्रसाद है, ये गोपाल प्रसाद भी कहते हैं कि तांगे वाला तुम्हारा मकान जानता था, और इसीलिए हमने उस टांगे वाले से बता दिया कि हमें राम स्वरूप के घर जाना है। टांगे वाले ने सीधा तुम्हारे घर लाकर छोड़ दिया। रास्ता तो हमें टांगे वाले ने ही बता दिया, रास्ता कैसे नहीं मिलता। तो राम स्वरूप हंसते, थोड़ा हंसते हुए, हाँ हाँ, लड़की की तरफ मुखावित होकर, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां है। देखो अभी ये जो राम स्वरूप है, होने वाले दामाद की ओर देखते हुए, दामाद तो नहीं है अभी, समझो सिर्फ लड़कियों को देखने के लिए आया हुआ, और उसे कहिए शंकर बाबू कितने दिन की छुट्टियां मिली है। क्योंकि ये जो राम स्वरूप है, राम स्वरूप को पता था ये जो शंकर बाबू कौन सी पढ़ाई कर रहे थे, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, और कहा लखनऊ में। और इसीलिए ये जो राम स्वरूप है, ये राम स्वरूप उस शंकर से सवाल करते कि कहिए बाबू आपको कितने दिन की छुट्टियां है। तो शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। देखो शंकर बाबू उस राम स्वरूप से कहते हैं कि कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, लेकिन मैं हफ्ते का जो आखिरी दिन रहता है, जैसे हमारे यहाँ सैटरडे अथवा शनिचर को जो आधी छुट्टियां और इतवार के दिन पूरी छुट्टी होती है, उसी तरह वो कहते मैं वीकेंड में आया था, हफ्ते के आखिरी के दिन में आया हूं, छुट्टियां तो कॉलेज की नहीं है। और राम स्वरूप तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। हम देखते हैं मेडिकल की पढ़ाई मानो 4 साल की होती है। और उसी तरह राम स्वरूप उस शंकर बाबू से सवाल कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई खत्म होने में एक आधा साल बचा होगा, एक आधा साल रहा होगा। तो शंकर कहते हैं, जी यही कोई साल 2 साल। देखो बात करने का जैसे तरीका, आपने खाना पीना किया क्या, आपको चाय भी, बात करने के तरीके अलग अलग होते, एक साथ दोबारा बात करते हैं लोग। और उसी तरह वो जो शंकर है, ये शंकर राम स्वरूप को जवाब में कहता है यही साल 2 साल बची हुई है। यानी अभी यहां हमें निश्चित नहीं बता सकते कि 1 साल बची हुई है या 2 साल बची हुई है। उसने बात करते करते ही कहा था कि कितनी बची हुई है, साल 2 साल बची हुई है। तो उसी समय राम स्वरूप कहते साल 2 साल। देखो यहां उन्हें सवाल उसके मन में उत्पन्न होता है, साल 2 साल। तो उसी समय गोपाल प्रसाद अपने लड़के की बाजू लेकर कहते हैं, अपनी आवाज और तरीका बदल, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। देखो बेटे की बात टालने के लिए ये गोपाल प्रसाद उनकी पढ़ाई के बारे में न बातें आगे न होना, इसीलिए बिजनेस की बात निकाल। और गोपाल प्रसाद है, ये गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से कहती है, अच्छा साहब अब बिजनेस की थोड़ी बहुत बातें हो जाए। तो राम स्वरूप चौंक कर, बिजनेस, आश्चर्यचकित होते, बिजनेस, कौन सा बिजनेस? और समझकर, ओहो अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लिए। हाँ थोड़ा अभी समझ गए मानो वो, अच्छा अच्छा कहते, लेकिन थोड़ा नाश्ता तो कर लीजिए। तो गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकलीफ करते हैं? देखो गोपाल प्रसाद उस राम स्वरूप को कहते आप इतना शिष्टाचार क्यों करते हैं? तकलीफ का मतलब यहां क्या बताया, शिष्टाचार। आप इतना शिष्टाचार क्यों करते हैं? देखो अपनी अपनी रूढ़ी परंपरा होती है, आए हुए मेहमान का आतिथ्य किस तरह से करना चाहिए। आने के साथ हम हमारे देखो
अपने अपनी संस्कृति के हिसाब से आए हुए जो मेहमान के लिए बैठने के लिए थोड़ा बिस्तर या कोई कुर्सी या कोई तख्त देना चाहिए। दूसरी बात, आते ही उन्हें पानी देना चाहिए। क्या उन्हें यह नहीं कहना चाहिए पानी पी गए या चाय लोगे? ये बात करने के तरीके ठीक नहीं है। वो पानी पियो अथवा न पीना वो पियो, उसे पानी लेकर जाना चाहिए। हाँ ठीक है, बाद में चाय पानी हो जाने के बाद खाने की बात अलग की है, लेकिन उसका थोड़ा चाय पानी तो करना ये शिष्टाचार की बात होती है। और उसी तरह यह जो गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को कहती कि आप इतना शिष्टाचार क्यों करते हो, तो रामस्वरूप कहते हंसते हंसते कहते हाँ हाँ तकलीफ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीरी कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। देखो रामस्वरूप उन्हें कहते तकलीफ किस बात की है और तो शिष्टाचार किस बात की है। मैं मेरा एक भाग्य समझता हूं कि आप इतने बड़े लोग हैं और आप इतने बड़े लोग होकर मेरे गरीब के घर तशरीफ लाए हैं, या तो मेरे गरीब के घर आए हैं, यही मेरा भाग्य है। इसीलिए हमें आपका शिष्टाचार करना अथवा एक आपके लिए जो चाय पानी करना, यह हमारे लिए एक तकदीर की बात है, अच्छी बात है। ऐसा ये जो रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से कहते हैं। तो इतना कहकर रामस्वरूप अंदर चले जाते हैं और उसी समय गोपाल प्रसाद अपने लड़के से क्या कहते हैं, देखो अभी क्यों क्या हुआ। मानो लड़का है, लड़का बैठा हुआ है और अपने लड़के से एक सवाल कर रहा है, क्यों क्या हुआ, प्रश्नार्थक चिन्ह वहां पर। तो शंकर कहते हैं कुछ नहीं, अपने पिताजी से बात कर रहा है, कुछ नहीं हुआ। तो गोपाल प्रसाद झुककर क्यों बैठते हो, क्या लड़के हो क्या आप लड़के वाले हैं, झुककर बैठना चाहिए क्या, नहीं बैठना चाहिए। और झुककर क्यों बैठे हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी कर कर बैठो। देखो हम ब्याह तय करने के लिए आए, शादी तय करने के लिए आए हैं, कमर सीधी कर कर बैठना चाहिए। एक कमर में रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी कटी हुई या तो रीढ़ की हड्डी खराब हुई है, ऐसा कभी नहीं बैठना चाहिए। जब हम किसी के यहाँ चले गए तो सीधा साधा बैठना चाहिए, सावधान, एक सही तरीके से बैठना चाहिए, गर्दन झुकाकर नहीं बैठना चाहिए, कमर सीधी कर कर बैठना चाहिए। ऐसा अपने बेटे को वह समझाते हैं। और तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन यानी शंकर की एक आदत ही इसी तरह की है, जब भी कहा चला जाता है तो वह किस तरह से बैठता है। इसीलिए तुम्हारे दोस्त मुझे पहले ही बता रहे थे कि ये जो शंकर है, शंकर की ये आदत ही इसी तरह की। बाप बेटे संभाषण कर रहे थे, उसी समय इतने में रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते, मेज यानी टेबल। देखो उसी समय ये जो शंकर है तो उनके गोपाल प्रसाद उनके पिताजी आपस में एक दूसरे से बात करते थे। उसी समय यहां पर जो रामस्वरूप है, उमा के पिताजी चाय का ट्रे लेकर आ जाते हैं और वहां की जो मेज है, टेबल है, उस टेबल पर रखते हैं। और रखने के बाद क्या कहते हैं, देखो गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं। गोपाल प्रसाद कहते आखिर आप माने नहीं, आपने चाय बना ही ली। तो रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। देखो अभी चाय कैसी होती है, चाय का एक बात बताइए, विलायती या हिंदुस्तानी। विलायती यानी बाहर देश वाली, जैसे कम शक्कर की। हम देखते हैं, देखो हमारे देहात की बात अलग है, देहात में चाय पत्ती शक्कर अथवा चीनी उसे कहते एक साथ मिलाकर दे देते, दूध एक साथ। लेकिन विलायती चाय इसी तरह की नहीं होती है। सिर्फ जो चाय पत्ती है, चाय पत्ती उबालकर अलग इसमें दी जाती है, दूध अलग दिया जाता है, चीनी अलग रखी जाती है, जिसे जिस तरह की जरूरत है उसी तरह वो ले लेता है। इसीलिए ये रामस्वरूप उन्हें कहते हैं कि आपको हिंदुस्तानी चाय पसंद है या विलायती चाय पसंद है। तो गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। देखो ये जो है ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है ने कौन, गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं मुझे हिंदुस्तानी चाय पसंद है, आधा दूध और आधी चाय। दूसरी बात कि थोड़ी उसमें चीनी भी ज्यादा डालिएगा। और शंकर शंकर को अभी खंकार कर, देखो बेटा है शंकर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। देखो यार एक मजाक की गई, व्यंग्य किया गया। और लड़का कहता है ये मैंने ऐसा सुना है कि जो ज्यादा शक्कर खाएगा
अथवा जो ज्यादा शक्कर मांगेगा उस पर गवर्नमेंट अब क्या लगाने वाली है, टैक्स लगाने वाली है। ऐसे वहां पर वो क्या कर रहा है, थोड़ी मजाक कर रहा है। और मजाक करने के बाद गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए क्या कहते, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस ही टैक्स लगाना चाहिए। अगर हमें कुछ कमाई करना है तभी हमें सरकार टैक्स लगाएगा ना। सरकार चाहे जो करेगी वो करेगी, हमें उससे लेना देना नहीं है। लेकिन मैं जो चाय पीऊंगा, आधी दूध आधी चाय और चीनी, भरपूर चीनी डालिएगा। इसी तरह यहाँ पर ये जो गोपाल प्रसाद, शंकर और रामस्वरूप उन लोगों की क्या कर रहा है, एक शिष्टाचार कर रहा था। तो हम यहाँ रुक रहे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी के साथ साथ जो हमारा चैनल है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक अगर हमें अभी अगले वीडियो में मिल सकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।